हाँ जी, हमारा चैप्टर फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टेटमेंट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अकाउंट्स की इंट्रोडक्शंस आ गई। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आ गई। अकाउंटिंग क्या होता है? हाँ जी, मेन ऑब्जेक्ट बिजनेस का होता क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्ट है बिजनेस का वो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं? किसी भी बिजनेस में पता कैसे चलेगा कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और उसी रिकॉर्ड को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी मनी है, उस मनी मेजर्स है, यानी कि मनी के टर्म में जो जो खर्चे हो रहे हैं, जो जो इनकम आ रही है, उन सभी चीजों को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंपली समराइजिंग in a significant manner and a term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ठीक है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए अकाउंटिंग के। क्या है ये? आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक है, ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आर्ट है। आर्ट कैसे है? जब आप इसको रिकॉर्ड करते हो तो आप एक टेबल बनाते हो। टेबल बनाते हो, कभी टी साइज में होता है वो, कभी वर्टिकल टेबल होता है, कभी हॉरिजेंटल टेबल होता है। ठीक है, तो वो क्या है? आर्ट है। एक डाटा को रिप्रेजेंट करने की आर्ट है। डायरेक्टली नहीं लिखा है आपने, उसको रिप्रेजेंट किया। देन समराइजिंग द रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड है उसको समरी बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट क्या है? उस पूरे रिकॉर्ड की समरी। ठीक है, डाटा रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जितनी भी मनी ट्रांजेक्शन है सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, जो भी चीजें आपने मनी में ली हैं, मनी में दी हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। साइंस, ये साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें रूल्स यूज होते हैं। ठीक है, कि व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, डेबिट क्या होएगा, क्रेडिट क्या होएगा, रूल्स यूज होते हैं इसमें। तो रूल्स की वजह से ये क्या है? अकाउंटिंग क्या है? साइंस भी है। एनालिटिक एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट डन इन अकाउंटिंग, एनालाइज किया जाता है रिजल्ट को, कि हमें प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में या लॉस होने वाला है, फ्यूचर के डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, कि ये करते हैं तो शायद प्रॉफिट हो जाए, तो वो हमारे अकाउंट्स को देख के ही डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हमें पास्ट 3-4 ईयर्स में प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम उसी टेक्निक को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर हमें लॉस होएगा तो हम क्या करेंगे? कोई नई टेक्निक्स को लेके आएंगे। देन ब्रांचेस आ गई। 3 ब्रांचेस है अकाउंटिंग की: फाइनेंशियल, पोस्ट और मैनेजमेंट। 3 ही ब्रांच है और 3 ही ब्रांच रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू प्रॉफिट। ठीक है, पोस्ट में क्या होगा? रिलेटेड टू पोस्ट, कितना खर्चा हो रहा है, सारा एक्सपेंस, दैट इज पोस्ट। ठीक है, लेबर को कितना पे कर रहे हैं, ऑफिस में कितना यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल कितना यूज हो रहा है, उन सब। मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेज कर रहे हैं अकाउंटिंग को, लाइक हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे एम्प्लॉयज, उन सबके लिए जितना भी पेमेंट लग रहा है, जितना भी अमाउंट लग रहा है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। ना अकाउंटिंग की प्रोसेस आ गई। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जो भी चीज है उसको आइडेंटिफाई करो कि हमें किसकी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड बनाना है, किस अकाउंट का रिकॉर्ड बनाना है। देन मेजर करो। मेजर यानी कि ये देखना है कि सारी ट्रांजेक्शन मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती है या नहीं। जो हो सकती है वही लेना है। देन उन सबको रिकॉर्ड करो, यानी कि लिखो उनको एक। देन क्लासीफाई करो, उनको अलग अलग करो, कौन सा डाटा कॉस्ट का है, कौन सा डाटा फाइनेंस का है। ठीक है, कौन सा एक्सपेंस हो रहा है, सबको क्लासीफाई करो। देन समराइज, सबकी फिर समरी बनाओ क्लासीफाई करने के बाद, कि कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। फिर उसको एनालाइज करो, उसको जांचो, उसको देखो कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ खर्चा ज्यादा हो गया। देन कम्युनिकेट, फिर अपने इम्प्लॉयज के साथ उनको कम्युनिकेट करो
कि नेक्स्ट टाइम डिसीजन लेने में हेल्प हो। एक रीडिंग मार लो फटाफट यहाँ पे, जितने मेथड्स दिए हुए हैं, जो प्रोसेस दी हुई है, उन सबका सामने जो लिखी है ट्रांजेक्शन, उसको रीडिंग मार लो एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई, पहले तो आइडेंटिफाई किया कि हमें करना क्या है, परचेज करना है प्रिंटर। देन मेजर, यानी कि उसको मॉनेटरी टर्म में देखा कि वो 5,000 का है। देन रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, कि ट्रांजेक्शन होगी 5,000 की। क्लासीफाई किया कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ की है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये एक्सपेंस है, सिमिलर ट्रांजेक्शन है, क्लासीफाई किया लेजर में। देन समराइज किया उसको, देन एनालाइज किया, परचेज मैनेजर ने एनालाइज किया कि क्या वो फायदे में रहा हमें कि नहीं। देन इंटरप्रेट एंड देन कम्युनिकेशन। देन ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग को, यानी कि अकाउंट्स करने के पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं। एक तो रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट आ जाते हैं हमारे पास, क्लियर पिक्चर आ जाती है। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। चौथा, कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है वेरियस यूजर को, यानी कि हमारे शेयर होल्डर्स जो है, इन्वेस्टर्स जो है, उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन है आपके पास अकाउंट की, हम दो तरह से यूज कर सकते हैं उसको, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली किनके लिए, हमारे शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के, हमारे कंपनी के टॉप टॉप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके लिए। और एक्सटर्नल किनके लिए, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो लैंडर्स हैं, ठीक है, उन सबके लिए। नाउ एडवांटेजेस आ गए, क्या एडवांटेजेस हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है एक तरह की, कंपैरिजन इजी हो जाता है रिजल्ट्स का। रीड कर लो फटाफट, एक रीडिंग लो इसकी। रीडिंग से आपके लर्निंग की पावर अच्छी होती है, इससे जब बोला जाए रीडिंग करो तो रीड किया करो। आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर आप खुद से रीड करोगे। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलें। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स वगैरह को जो पता चलता है रिकॉर्ड्स का, तो उनमें डिसीजन में हेल्प करता है उनको कि उनको फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है। एक तरह से लीगल एविडेंस है ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग पार्टीज को, हमारे क्रेडिटर्स को, ठीक है, हम पब्लिकली सबको इमेज, जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, वो कहाँ से मिलती है, वो अकाउंट से ही मिलती है, कंपनी के अकाउंट से मिलती है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं। कुछ पार्टी ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, टैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जिसका ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा टैक्स पे करेगा, कम प्रॉफिट कम टैक्स, ठीक है, और बाकी इनकम भी अलग अलग तरह से जनरेट की जा सकती है इसमें। बिजनेस की वैल्यू निकालने में हेल्प मिलती है। नाउ लिमिटेशंस, कुछ नुकसान भी हैं हर चीज के, फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो इसका पहला नुकसान क्या है, मेजरमेंट, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, इसमें क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, सारा ध्यान किस पे है, क्वांटिटी पे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड किस टर्म में है, मॉनेटरी टर्म में।
तो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। देन बायसनेस, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो अकाउंटेंट है, ठीक है, अगर वो बायसनेस करे तो भी जो डाटा है वो गलत बन सकता है। ठीक है। देन एस्टिमेट, एस्टिमेट्स लगाना, कभी कभी एस्टिमेट्स ही लगा देते हैं अकाउंटेंट्स, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो एस्टिमेट्स लगा देते हैं, तो वो एस्टिमेट्स बिजनेस के लिए नुकसानदायी भी हो सकते हैं। प्राइस लेवल चेंज हो रहा है उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है। जिस नेक्स्ट ईयर में प्राइस लेवल चेंज हो रहा है उसको इग्नोर किया जाता है, जिसमें आपको उसी के बेस पे सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। द डेंजर ऑफ ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग डेंजर होती है कि वो इसमें मैन्युपुलेशन हो जाती हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, वाउचर्स आए हैं आपके पास, आप एक्स्ट्रा वाउचर्स बनवा सकते हो। ठीक है, अगर आपका किसी कंपनी के साथ लिंक है तो आप उनसे एक्स्ट्रा बिल जनरेट करवा सकते हो अपना टैक्स वगैरह बचाने के लिए। तो ये जो तरीके हैं ये गलत है। ठीक है। फ्यूचर असेसमेंट, फ्यूचर, नो फ्यूचर असेसमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, द डाटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन, the user of the statement are more interested in a short term or a long term future of the company। प्रॉपर फ्यूचर एस्टिमेट तो कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है। कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ अनसर्टेन हो जाता है, ठीक है, लाइक ड्राउट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उसमें कुछ हानि हो गई, लाइक वॉर आ गई, ठीक है, तो हम फ्यूचर एस्टिमेट तो लगाते हैं लेकिन वो प्रॉपरली, प्रॉपर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते फ्यूचर को। नाउ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स यूज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मीन्स क्या है कि समथिंग सेपरेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप देखोगे, आप कंपनी की बात करोगे तो कंपनी के जो ऑनर है वो अलग है और कंपनी का नाम अलग है, दोनों अलग अलग है ना, तो क्या कह रहे हैं कि इसमें एक अलग से बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कंपनी की बात करें तो कंपनी एक अलग से बिजनेस एंटिटी, ठीक है, तभी उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो उसके ऑनर्स है वो अलग है और जो कंपनी है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी, अंबानी अलग है और उनकी कंपनी रिलायंस, कंपनी का नाम रिलायंस है, तो कंपनी अपने नेम से चलती है। ठीक है। देन ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी सबकी सब मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, सबकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। देन कैपिटल, कैपिटल क्या है, जो भी मनी जो मेन इन्वेस्टर्स हैं वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, मनी लेके आ रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। प्रोपराइटर एंड ऑनर, जो भी ऑनर होएगा, जो पर्सन होएगा जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है मनी कंपनी में, वो क्या होएगा, ऑनर होएगा। ठीक है। लाइक पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं, तो पार्टनरशिप में भी, तो इसमें ऑनर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, पार्टनरशिप में ऑनर ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज सभी पार्टनर जो है वो ऑनर हुए। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी कि आप उसमें से अकाउंट्स में से, यानी कि जो बिजनेस के मनी है, बिजनेस का पैसा है, उसमें से आप कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल, आपने बिजनेस के पैसे में से अपने बेटे की ट्यूशन फीस भर दी, तो वो क्या है, वो ड्रॉइंग्स है, वो आपकी पर्सनल यूज था, वो आपको अपनी मनी से भरनी। एसेट्स, एसेट यानी कि कुछ वैल्यूएबल थिंग्स जिसका हमें रिटर्न में कुछ फायदा हो, ठीक है, जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो, वो हो गई हमारी एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की एसेट्स क्या हो सकती हैं, बिजनेस की मशीनरीज बिजनेस की एसेट्स हैं, प्लांट, बिल्डिंग, ये क्या है, फर्नीचर, ये सब क्या है, बिजनेस के एसेट्स है। देन टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल तो आप देख सकते हो, लाइक कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। इनटेंजिबल जिन जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इनटेंजिबल है। करंट एसेट, जिनको आप इजीली ट्रांसफर करवा सकते हो कैश में, कन्वर्ट करवा सकते हो कैश में, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है।
उसी के ऑपोजिट आ गई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें पे करनी होती है। ठीक है, लाइबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें पे करनी होती है। क्या एसेट तो हमारे पास मनी लेके आएगा और लाइबिलिटी हमसे मनी लेके जाएगी। करंट लाइबिलिटीज जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स जिनको हमने पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा लिया हुआ है, बैंक को भी पैसा वापस करना है। ठीक है, नॉन करंट में क्या आ गया? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। देन नेटवर्थ और नेट एसेट। नेटवर्थ और नेट एसेट क्या है? टोटल जो एसेट है लाइबिलिटी सारी निकालने के बाद उसको हम बोलेंगे नेटवर्थ और नेट एसेट। ठीक है, सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद जो ऑनर के पास बचा वो नेट एसेट होगी, नेटवर्थ होगी। एक्सपेंसेस जो भी मनी स्पेंड की जा रही है चीजों पे, प्रॉफिट जो भी हमें फायदा हो रहा है, लॉस जो नुकसान हो रहा है उस साल में। स्टॉक यानी कि जो भी गुड्स का हमारे पास अवेलेबल है, जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है वो हमारा स्टॉक है, चाहे वो रेडी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, जितना भी स्टॉक है उस सबको हम स्टॉक में बोलेंगे, गुड्स में ही इंक्लूड करें। देन अकाउंटिंग कंसेप्ट आ गए। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट आ गए, देयर आर 9 अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या है? ये एक एजम्पशंस है और कंडीशंस है जिसके ऊपर अकाउंट बेस है। ठीक है, इसको बोलेंगे कंसेप्ट यानी कि एजम्पशंस और कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है बिजनेस एंटिटी। क्या कह रहे हैं कि एक फर्म की खुद की एंटिटी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ये एक फर्म की, एक बिजनेस की खुद की एंटिटी होनी चाहिए, किसी और पे लाइबल ना हो, किसी पर्सन पे लाइबल ना हो, कंपनी का अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपना अकाउंट होना चाहिए। ऑन गोइंग कंसर्न, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करें ये सोच के नहीं स्टार्ट करना कि बस इसी महीने करना है, इसी महीने करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बिजनेस बंद कर देंगे। हमेशा बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लेके चलना। ठीक है, हमेशा बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लेके चलना। ये बिजनेस क्या है? हमारा ऑन गोइंग रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तीसरा मनी मेजर कंसेप्ट, ये क्या है? ये बोल रहा है कि जो भी जो भी हमने रिकॉर्ड करना है डाटा, वो सारा का सारा मनी के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, मनी की फॉर्म में होना चाहिए डाटा, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सारा डाटा मनी की टर्म में होना चाहिए। ठीक है, जो डाटा मनी के टर्म में है वही रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाएगी, क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। देन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक अकाउंटिंग डाटा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक साल के लिए अकाउंटिंग डाटा बनता है। ठीक है, जो बैलेंस शीट होती है वो एक साल की होती है। ठीक है, तो ये क्या करें कि अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग डाटा बनेगा, एक साल का डाटा ही एक बार में बनाया जाए। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है, जो एसेट की कॉस्ट है वो हिस्टोरिकल के हिसाब से ही प्रेजेंट की जाएगी। डुअल एस्पेक्ट्स क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन है टू साइड्स, टू साइड इफेक्ट। एक ट्रांजेक्शन के दो साइड पे इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज डेबिट हो रही है वो क्रेडिट भी हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश और बैंक, जो आपने पैसा लिया वो बैंक में डाल दिया, तो कैश तो आपका जा रहा है और बैंक का आपका आ रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन एक ही है लेकिन इनका डुअल कंसेप्ट चलेगा। देन रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन क्या है कंसेप्ट? रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो अर्न किया जाएगा, जब रिवेन्यू अर्न किया जाएगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन का मतलब जब वो रियलाइज हुआ, जब वो जब वो ट्रांजेक्शन रियलाइज होएगी। ठीक है, जब वो आएगी तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? जिस ईयर में
रेवेन्यू जनरेट हुआ उसी पीरियड का जो एक्सपेंस है वो उसी पीरियड में लिखा जाए। मैचिंग कंसेप्ट आप देखते हो, हम जब कोई भी लिखते हैं, ट्रेड अकाउंट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो एंड में हम दोनों का बैलेंस बराबर करते हैं ना, एंड में नीचे दोनों का बैलेंस बराबर लिखते हैं ना। वो क्या है, वो मैचिंग कंसेप्ट है कि दोनों क्या होंगे, एसेट और रेवेन्यू आपस में मैच होंगे। अक्रूवल कंसेप्ट क्या है कि रेवेन्यू जब रिलीज हुआ, ठीक है, तब नहीं उसको लिखना, उसको कब लिखना है, जब उसके बदले का जो हमें कैश है वो मिल गया। ठीक है, जब रेवेन्यू जब इन मतलब रेवेन्यू जब रियलाइज हुआ तब नहीं उसको लिखना, उसको कब लिखना है, जब उसकी पेमेंट हमारे पास आ गई। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशन आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट ही है। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता होता है। ठीक है, कि अकाउंटिंग कंसेप्ट बताइए या अकाउंटिंग कन्वेंशन बताइए। कंसेप्ट ज्यादा है, कन्वेंशन सिर्फ 4 ही। कन्वेंशन कैसे आई है, कॉमन प्रैक्टिस से आई है। ठीक है, ऊपर वाले तो रूल है ना, ऊपर वाले रूल है, ऊपर वाले कंडीशंस है कि ऐसा ही होगा। नीचे जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब है हमने उसको कर करके समझा है कि ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे कर लेना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये कॉमन प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कन्वेंशन कंसेप्ट कंसर्न द relevant of information and size and nature of transaction that report in the financial statement. Only those transactions which are useful or significant for the business are recorded in the book of accounting. ठीक है, मटेरियलिटी क्या कह रहा है कि ये नहीं कि मटेरियल इकट्ठा करते रहना, आपने सामान इकट्ठा करते रहना, बल्कि जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपकी ट्रांजेक्शन से मैच करता है, जो आपके बिजनेस से मैच करता है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। सेकेंड आ गया फुल डिस्क्लोजर। इसमें क्या बोल रहा है, पूरी पूरा डिस्क्लोज कर देना है आपने अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, शेयर होल्डर ने क्या किया, कंपनी कैसे चल रही है, लॉस चल रहा है तो लॉस, जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी डिस्क्लोज कर देनी। देन कंजर्वेशन क्या है, एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन बुक ऑफ अकाउंट। इट emphasizes that an account should exercise due course and high degree of verification while preparing book of accounting। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन में क्या है कि जब भी लॉस हो उसको सारे का सारा लिख देना है। ठीक है, लॉस को कभी नहीं छोड़, जैसे ही आपको पता चला कि लॉस हो गया आपने लिख देना। लेकिन जो प्रॉफिट है वो कब लिखना है, जब वो प्रॉफिट अर्न हो जाए, यानी कि जब उसके बदले में आपको कैश आ जाए, आपको कैश मिल जाए, तब उसको आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, प्रॉफिट बाद में रिकॉर्ड होते हैं, लॉसेस सारे पहले रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, नुकसान पहले लिख लो, प्रॉफिट जब अर्न हो तभी लिखना है। देन कंसिस्टेंसी, as per the conservation of consistency, a company should use the same accounting policies and principles to prepare book of accounting across different accounting periods। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मान लो एक साल में आपने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लिया, ठीक है, आपको लगा नहीं ज्यादा डेप्रिसिएशन लग गई है तो आपने अगले साल उसका मेथड चेंज कर दिया। ऐसे नहीं करना है, एक ही तरीके से चलना है, जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस अकाउंटिंग मेथड को प्रिपेयर करने के लिए आप चल रहे हो, आप उसी तरीके से उसी रूल के अकॉर्डिंग चलते रहो। नाउ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आ गया, देयर आर 3 अकाउंट्स। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल यानी कि किसी पर्सन का, ठीक है, जिसमें डेबिट क्या होता है, रिसीवर होता है, और क्रेडिट क्या होता है, गिवर होता है। ठीक है, डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं वो हम डेबिट करते हैं, और जितनी इनकम और गेन है वो सब हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने पढ़ा ही हुआ है।
ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, सब इसी के थ्रू चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, सब नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है, जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन कौन है, उस खुद के पर्सन का नहीं, रमेश, ठीक है, तिवारी, जेरी, ये सब पर्सनल अकाउंट है। और आर्टिफिशियल यानी कि कंपनी, भारत एयरटेल अकाउंट, ठीक है, टाटा स्टील अकाउंट, ये क्या है, कंपनी के हो गए। देन रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं आगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी होते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, प्रीपेड कमीशन अकाउंट। देन रियल अकाउंट क्या हो गया, एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड, बिल्डिंग, कैश, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड, ये सब हो गए। नॉमिनल कौन से हो गए, लॉस और एक्सपेंस से रिलेटेड, ठीक है, एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट हो गए, उससे रिलेटेड। 5 कैटेगरी में बांट दिया उन्होंने अकाउंट को, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ठीक है, देन एसेट अकाउंट और एक्सपेंस कैसे करेंगे, अगर तो इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। और लाइबिलिटी इसकी ऑपोजिट रहती है हमेशा, तो ऑपोजिट चलेगी। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये रूल याद रखना है, ठीक है। एसिड बढ़ेगा तो डेबिट होएगा, कम होएगा तो क्रेडिट होएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑन इक्विटी। आप इसको कभी भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ऑन इक्विटी यानी कि ऑन इक्विटी को आप कभी भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ऑन इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू ऑन इक्विटी माइनस एसेट। ठीक है, आप इसको कैसे भी अपनी मर्जी से उल्टा पुल्टा कर सकते हो। देन ये क्वेश्चंस आ गए। हाँ जी, आईएफआरएस आ गया। आईएफआरएस होता क्या है, आईएफआरएस एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो कि सबके सब अकाउंट वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, सारे अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंदर हैं, सारे के सारे इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड और रूल सेट करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि सबको इजीली कम्युनिकेट कर सकें। वर्ड के साथ वर्ड जो है, अगर हम सब एक ही रूल फॉलो करेंगे तो हमें पूरे वर्ड को समझना इजी हो जाएगा, वर्ड की अकाउंटिंग को समझना इजी हो जाएगा। और अगर हम सब अलग अलग रूल फॉलो करेंगे तो किसी भी अकाउंट को हम समझ नहीं पाएंगे। सबके लिए अलग रूल है तो सब अलग अलग चलेंगे ना, तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा क्या है सच। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक प्रॉपर आईएफआरएस बना दिया। उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सब लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग डाटा रिपोर्ट करते हैं। एमआईएस माने की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब आप रीड कर लेना, बहुत इजी है। इंडियन एएस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ठीक है, कैसे ये बनाया गया, ठीक है, रोड मैप क्या है, कैसे ये बना। ठीक है, वॉलंटरली किया गया था इसको 1 अप्रैल को। ठीक है, मैंडेटरी फेज 1 आया 2016 में, फिर मैंडेटरी फेज 2 आया, 3 आया और 4 आया। ये तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तीन कौन कौन से, इंडियन गैप और आईएफआरएस और इंडियन एएस। सबसे पहले आएगा कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। गैप में क्या आता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, और आईएफआरएस में क्या बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम,
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि इसमें सारी स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। इंडियन एएस में क्या है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग चेंज इन इक्विटी, जितना भी चेंज हुआ है उसको इंक्लूड करके, गैप में जबकि ये नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब वापस सेम बनाया जाता है। फॉर्मेट क्या है इसका, ये किसके, ये शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग चलती है, 1956 कंपनी एक्ट, ठीक है, और ये ओनली इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है ये, और इसका कोई भी एएस का कोई भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कैसे भी बना सकते हैं। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ठीक है, और आईएफआरएस कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, और जो एएस है वो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। ऑर्डिनरी आइटम का कैश फ्लो कैसे होता है, इसमें कहाँ क्लासिफाई करते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तीन तरह की एक्टिविटी में क्लासिफाई किया जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और एएस में भी इसका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फाइनेंशियल एक्टिविटी है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, जो भी रिसीव किया जाता है, जो भी दिया जाता है, सबका सब रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम, आईएफआरएस में टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है, और एएस में इंडियन गैप के अकॉर्डिंग, यानी कि जब रियलाइज हुआ तभी पेड हुआ। हाँ जी, रीड कर लो फटाफट बाकी की चार प्रॉपर्टी, रीड इट फास्ट, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट्स। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कल करेंगे बाकी चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हो गया है, सिर्फ आपको शो करना है कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं और एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, आगे का पार्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं।